आपके कुछ ग्रह उच्च की राशि में हैं, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिससे हर तरह के लाभ मिलने चाहिए आपको, फिर भी नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि अपने घर में बैठे हैं, त्रिकोण के घर में बैठे हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि केंद्र में बैठे हैं, जैसे 4th हाउस में, जिससे घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही। यही ग्रह, यही योग, यही उत्तम ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं, सप्तम भाव में, जो कि शादी, मैरिटल लाइफ, मैरिज, शादी ब्याह का समय चल रहा है, फिर भी बात कहीं ना कहीं बनते बनते रह जा रही है। कुछ बढ़िया योग भाग्य भाव में बन रहे हैं, जिससे भाग्य उदय तो निश्चित है, फिर भी भाग्य नहीं आपका साथ दे रहा है। कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं। उसके बदले आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, टेंशन है, पूरी परेशानियां बनी हैं आपकी लाइफ में। तो ये हो क्यों रहा है? ऐसी क्या गलती हो रही है? ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जो आपका अच्छे समय होने के बावजूद, अच्छे योग होने के बावजूद भी काम नहीं बन रहा है? संभव है कि कुछ योग ऐसे बन रहे हैं आपकी कुंडली में जिससे लाभ देने वाले योग भी खराब फल दे रहे हैं। तो कौन से हैं ऐसे योग? कौन सी है ऐसी अवस्थाएं? कौन सी है ऐसी सिचुएशन जिससे कोई भी अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा है? उत्तम योग होने के बावजूद भी आपके कुंडली में ऐसी ऐसी परिस्थितियां कौन सी बन रही हैं जिससे आपको उसका भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है? भरपूर लाभ तो छोड़िए, आपका अच्छे समय भी नहीं चल पा रहा है। तो कौन से हैं ऐसे योग? चलिए जानते हैं। राधे राधे सभी को। आज मैं आपको कुछ ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन योगों की वजह से, जिन परिस्थितियों की वजह से अच्छे योग भी आपकी कुंडली में बुरा वक्त दे रहे हैं। तो पहली अवस्था है नीच की अवस्था। पहली सिचुएशन ऐसी है जिसमें ग्रह नीच के, अगर नीच की राशि में बैठे हों तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें ये राशियाँ मैंने लिखी हैं। ये घर नहीं है, ये राशि है। घर तो फिक्स हैं, सबको पता है, पहले से लेके 12वें तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये घर फिक्स है। इसमें मैंने राशियाँ लिखी है। तो पहली राशि मेष राशि है। इसमें शनि जी नीच के हो जाते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। इसमें केतु नीच के हो जाते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जिसमें केतु नीच के हो जाते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि, जिसमें मंगल नीच के हो जाते हैं। पांचवी छोड़ते हैं, छठी राशि है जिसमें शुक्र नीच के हो जाते हैं। सातवीं राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, जो कि तुला राशि है। आठवीं वृश्चिक, जिसमें राहु और चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। धनु राशि में भी चंद्रमा और राहु नीच के हो जाते हैं। मकर लग्न में, मकर राशि में गुरु, जो कि बृहस्पति, वो नीच के हो जाते हैं। 11वीं छोड़ते हैं। 12वीं राशि मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। तो यही नीच की अवस्था अगर आपके अच्छे घर में बन रहे हो या ऐसे घरों में बन रहे हो जिससे पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए आपको, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे ये 10th घर है, ये बहुत ही शुभ घर है। इससे प्रोफेशन देखते हैं, आय के साधन देखते हैं, आय के सोर्स देखते हैं कि आपका प्रोफेशन, जॉब किस फील्ड में होगा। इन चारों घरों में या इन तीनों त्रिकोण में ये नीच की अवस्था बन रही है, कोई ग्रह नीच का बैठा है। जैसे यही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और 9th घर में धनु राशि पड़ती है, जो कि गुरु की राशि है। इसी में चंद्रमा या राहु बैठ जाए तो ये नीच की अवस्था है। हालांकि मेष राशि में चंद्रमा बहुत ही अच्छा योग देंगे। क्यों? क्योंकि वो केंद्र के मालिक हैं और वो बैठेंगे भी त्रिकोण भाव में, जो कि और अच्छा है। लेकिन अब वो नीच के बैठ गए हैं।
तो इसमें बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपका भाग्य उदय होगा, आपको चीज़ें दिखेंगी कि बनने वाली है, आपके काम बनने वाले हैं, लेकिन एन मोमेंट पे या एकदम द लास्ट मोमेंट आपका काम ठप हो जाएगा या काम रुक जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो ये परिस्थिति पहली ऐसी बनती है जिसमें आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है। अब इसी चंद्रमा का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको खराब घर में बता देता हूँ कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा जो कि कर्क लग्न के मालिक हैं, कर्क राशि के मालिक हैं, वो 4th हाउस के भी मालिक बनते हैं इस लग्न में, और बैठे हैं अगर 9th हाउस के बजाय वो चलिए अष्टम में बैठे हैं जो कि 8th हाउस है, यहाँ भी वो नीच के हो जाते हैं, और ये वृश्चिक राशि है। यहाँ अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि आपको जो लग्जरी सुख सुविधाएं, आपको जो ऐशो आराम या जो आपके काम बनने थे, आपको गाड़ी खरीदना था, मकान खरीदना था, वो बनते बनते ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जिसमें वो अटकने या वो हर्डल्स आना शुरू हो जाएंगे इस चंद्रमा की वजह से। तो अच्छे घर में भी परिणाम ऐसे ही बनेंगे और बुरे घर में तो और ख़राब हो जाते हैं। साथ ही बनेंगे ही नहीं, प्लस नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाएंगे क्योंकि चंद्रमा यहाँ खराब घर में बैठे हैं। तो खराब घर की और दिक्कतें बढ़ा देंगे, सडन लॉसेस होने लगेंगे। आपका जो घर भी होगा हो सकता है बिकने के कगार पे आ जाए, या बनते बनते रुक गया काम, पैसे रुपया नहीं आ रहा है, तो ये चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट भी देने लग जाएंगे। तो ये नीच की अवस्था में ऐसे ही परिणाम बन जाते हैं। अब दूसरी अवस्था है ग्रह युद्ध। इस अवस्था में जब दो ग्रह एक साथ एक ही राशि में बैठे हों और एक ही डिग्री के अंतराल पे बैठे हों, मतलब उन दोनों की डिग्री में 1 डिग्री से ज़्यादा, उन दोनों के बल में, उन दोनों के स्ट्रेंथ में 1 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क ना हो, तो वो होता है ग्रह युद्ध। अब उन दोनों ग्रहों की डिग्रियों में जो भी आगे निकला अंश बल में, वो विजय हो जाता है, और दूसरा ग्रह है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये 6 नंबर की कुंडली मैंने कन्या लग्न की कुंडली मैंने बनाई है। इसमें आप देखिए कि 1st हाउस के मालिक और 10th हाउस के मालिक बुध बनते हैं, जो कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं बुध। और इसी कुंडली में आप 4th हाउस के मालिक और 7th हाउस के मालिक को देखिए जो कि गुरु बनते हैं। ये भी शुभ है। ग्रह आपको प्रोफेशन के लिए है, दूसरा ग्रह आपको सुख सुविधाएं देने के लिए है। अब इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में अगर युद्ध हो जाए, ग्रह युद्ध हो जाए, कैसे? मान लीजिए गुरु जो कि 4th हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं और बुध जो कि लग्न और 10th हाउस के मालिक हैं, एक साथ एक ही राशि में बैठे हैं 10th हाउस में। ये बहुत ही उत्तम योग बन रहा है क्योंकि एक योग कारक प्लैनेट और एक सुखेश एक साथ बैठे हैं। लेकिन मान लीजिए उनकी डिग्री में, उनके बल में, जो कि डिग्री आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं, अपने कुंडली में देख सकते हैं, डिग्रियां मेंशन होती हैं। मान लीजिए गुरु की डिग्री यहाँ पर 12 डिग्री है और वही बुध की डिग्री भी 12 है, तो अब उनका अंश बल, उसी के आगे पॉइंट देखिए कि उनका अंश बल है मान लीजिए 35 और बुध का अंश बल है 45। तो यहाँ बुध लीड करेंगे और गुरु पीछे हो जाएंगे। अब जैसे ये दोनों ग्रह जो कि उत्तम घर में, अच्छे घर में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ एक ग्रह युद्ध की वजह से यहाँ पर गुरु लो हो जाएंगे बुध के मुकाबले, जो कि सुख सुविधाएं देने के लिए आए थे, घर ज़मीन जायदाद बंगला, आपकी मैरिटल लाइफ को सुधारने के लिए, अच्छा प्रभाव देने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर वो अंश बल से पीछे हो गए गुरु बुध से, तो यहाँ पर वो लो इन स्ट्रेंथ हो गए, उनकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो गई। हालांकि अच्छे घर में योग बन रहा है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई युद्ध से, बुध से। अगर यही योग यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठ जाएं तो जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं उसमें कमी आ जाएगी गुरु की वजह से। ये दूसरी परिस्थिति बनती है जिसमें आपके देखिए कुंडली में कितना अच्छा योग बन रहा था, लेकिन सिर्फ इस ग्रह युद्ध की वजह से भी यहाँ पर गुरु पीछे हो गए, जबकि दोनों शुभ ग्रह हैं। किसी एक का भी पीछे होना यहाँ पर व्यक्ति के लिए, नेटिव के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यहाँ दोनों ही आपको शुभ फल देने के लिए आए हैं।
तो ये भी एक अवस्था बनती है जिसमें योग अच्छा बन रहा है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें एक ग्रह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और एक ग्रह आगे बढ़ गया, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल पावर बढ़ गई ऑटोमेटिकली। लेकिन दूसरा जो कि अच्छा देने के कगार पे था या अच्छा दे सकता था, वो भी अब कम अच्छा दे पाएगा या वो लो इन स्ट्रेंथ हो गया। यही चीज़ आप किसी भी ग्रहों के साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पंचम हाउस के शनि जी को ले लेता हूँ, जो कि फिफ्थ हाउस के मालिक शनि जी बनते हैं, और सेकेंड हाउस के मालिक नाइन्थ हाउस के मालिक जो कि वृषभ राशि शुक्र बनते हैं। अब मैंने यहाँ शनि जी और शुक्र को बैठा दिया, यहाँ पर मान लीजिए बैठे हैं, उनका सेम यही डिग्री है, कैसी भी डिग्री हो। चलिए, इनकी 16.5 है और शुक्र की 16.6 है। यहाँ शुक्र ऑटोमेटिकली जीत गए। तो जितनी भी सुख सुविधाएं या जितना भी इंटेलिजेंस और पढ़ाई में, एजुकेशन में सपोर्ट मिलना चाहिए आपको, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा शनि, क्योंकि वो लो हो गए स्ट्रेंथ में। तो ये दूसरी अवस्था है ग्रह युद्ध की, जिसमें एक बेनिफिक प्लैनेट्स भी और मेलफिक प्लैनेट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं अच्छे होने के बावजूद भी। तो अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है कि आपको अच्छे परिणाम क्यों नहीं महसूस हो रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं फलित हो रहे हैं आपके जीवन में। तीसरी अवस्था ये है कि जब कोई भी ग्रह अपने शत्रु के राशि में होता है, तो भी एक अवस्था बनती है जिसमें काम नहीं बनते आपके। तो जैसे कि मैंने पिछले की वीडियोस में बताया है कि कौन से ग्रह किसके मित्र हैं और कौन से ग्रह किसके शत्रु हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि बुध न्यूट्रल होते हैं, बुध सबके मित्र हैं, बस चंद्रमा और मंगल को छोड़ के। बुध शुक्र के भी मित्र हैं, शनि के भी, राहु केतु के भी, गुरु और सूर्य के भी। ये ग्रुप आपस में फ्रेंड्स हैं और ये ग्रुप आपस में फ्रेंड्स हैं। ये ग्रुप इनके एनिमी हैं और ये ग्रुप इनके एनिमी हैं। तो ये ग्रह अगर इन ग्रहों के राशि में बैठ जाए या ये ग्रह इन ग्रहों की राशि में बैठ जाए, तो वो शत्रु की राशि है। तो पहले की भी वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि कौन सी राशि किस ग्रह की होती है, आप पीछे की वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ जल्दी से आपको बता देता हूँ, शत्रु की राशि में बैठने की वजह से भी जातक के काम बनते बनते रह जाते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता देता हूँ कि मान लीजिए गुरु शुक्र की राशि में बैठे हों, तो गुरु की राशि अपनी खुद की 12th राशि है और 9th राशि है, जो कि धनु है और मीन है। वो शुक्र की राशि में जो कि 2nd और 7th है, अगर यहाँ गुरु बैठ जाते हैं या यहाँ गुरु बैठ जाते हैं, हालांकि ये अच्छा घर है, लेकिन फिर भी शत्रु की राशि में होने की वजह से जो परिणाम 100% मिल सकता था, वो परिणाम अब रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक तीसरी अवस्था है जिसकी वजह से काम बनते बनते इंसान के रह जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या अच्छा योग चल रहा है, लेकिन उसके काम बन क्यों नहीं रहे। वही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मान लीजिए अब सूर्य की राशि 5th है और शनि की राशि 10th है और 11th है। अब सूर्य अगर 10th राशि में बैठ जाए यहाँ पर या यहाँ पर, हालांकि ये घर अच्छा है, इंटेलिजेंस का है, एजुकेशन का है, लेकिन वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो वो 100% प्रभाव नहीं दे पाएंगे इस घर से रिलेटेड। वहीं शनि अगर सूर्य की राशि में बैठ जाएं, तो उनका भी यही हाल होगा, वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यही एक परिस्थिति बनती है जिसकी वजह से भी काम आपके नहीं बन रहे हैं या योग होने के बावजूद भी वो फल आपको नहीं मिल पा रहा है। अब अगली अवस्था मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है दृष्टि, एस्पेक्ट की अवस्था। इस अवस्था के होने पर भी अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे प्लैनेट्स हैं, फिर भी जब काम ना बने, तो ये दृष्टि संबंध की वजह से भी आपके काम हो सकता है कि रुक रहे हों या बनते बनते रह जा रहे हों। तो क्या है वो दृष्टि संबंध? ये दृष्टि संबंध मेलफिक प्लैनेट्स और बेनिफिक प्लैनेट्स के बीच में बनता है, क्रूर ग्रह और शुभ ग्रहों के बीच में बनता है। यहाँ मैं जल्दी से मेलफिक और बेनिफिक जो प्लैनेट्स होते हैं मैं लिख देता हूँ कि शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये मेलफिक प्लैनेट है। ये नेचुरली क्रूर प्लैनेट है, जिनका स्वभाव, जिनका बिहेवियर ही क्रूर है।
इनके होने से ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक अग्रेशन या एक ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट जो कि सोसाइटी में मंजूर नहीं होता जनरली, वो आता ही है व्यक्ति के अंदर। और ये हैं बेनिफिक प्लैनेट्स, जिनके होने से ऑटोमेटिकली या नेचुरली एक सौम्यपन, जिसे कहते हैं सौम्य बिहेवियर, वो आता है जातक के अंदर। तो ये सौम्य ग्रह हैं, ये क्रूर ग्रह हैं। अगर इनका आपस में दृष्टि संबंध हो रहा है, जैसे कि शनि यहाँ बैठे हैं या चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, या शनि चंद्रमा यहाँ एक साथ बैठे हैं, या शनि चंद्रमा यहाँ एक साथ बैठे हैं, हालांकि ये दोनों घर बहुत अच्छा है, ये मैरिटल लाइफ को दिखाता है, और ये आपका स्वयं का घर है, या इस घर में बैठे हों, या 5th हाउस या 9th हाउस 10th हाउस में बैठे हों, ये सब अच्छे घर हैं। इसमें अगर ऐसे ग्रह बैठे हैं दो, जो कि शनि और चंद्रमा हैं, और इस लग्न में मैंने सिर्फ हाउस लिखा है, मैंने यहाँ कोई राशि नहीं लिखी है, ये सिर्फ हाउस है, आपकी राशि कोई भी हो सकती है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी जगह पे अच्छी पोजीशन बना के बैठे हैं, जो कि आपको फ़ायदा देंगे आने वाली दशा अंतरदशा में, लेकिन वो बैठे हैं शनि के साथ, तो इसमें ऑटोमेटिकली शनि लो हो गए स्ट्रेंथ में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है मन, माइंड, और शनि है एक उदासीनता का प्लैनेट, एक आलस दर्शाने वाला प्लैनेट। तो अगर माइंड पे आपके शनि का ग्रहण लगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपका मन जो है वो सुस्त हो जाएगा। कुछ करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, करने के लिए आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। खासकर ये लग्न में योग बन जाए तो ये और भी आपके व्यक्तित्व में आ गया ये स्वभाव, तो आपके अंदर आलस ज़्यादा आ जाएगा, आप कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के शिकार ज़रूर रहेंगे लाइफ में, वो लाइफ एंड तक रहता है। तो चंद्रमा अगर अच्छे योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, अच्छा आपका काम बनाने के लिए आए हैं, लेकिन शनि के साथ या किसी भी क्रूर ग्रह के साथ वो संबंध बना लेते हैं, या दृष्टि संबंध, या आपस में बैठ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप माइंड जब आपका एक ग्रसित हो गया, एक टेंस्ड हो गया, एक डिप्रेस्ड हो गया, तो आप कैसे सोच समझ सकते हैं, कैसे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ चंद्रमा ग्रसित हो गए। अब दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बुध और राहु। जैसे यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ बुध हैं, या राहु यहाँ है, बुध यहाँ है, तो अपनी पांचवी दृष्टि से वो बुध पे नज़र डालेंगे, या राहु बुध एक साथ बैठ गए, तो बुध है इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता, और राहु है मैनिपुलेशन, वो सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे गलत काम के लिए, या डिज़ायर, इच्छा करेंगे ऐसी चीज़ों के लिए जो कि नामुमकिन हो। अब आपकी सोचने की क्षमता उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर ली, उन्होंने कब्जा कर लिया। डिसीजन लेने की क्षमता है बुध, अब उन्होंने ग्रहण लगा दिया, राहु यहाँ बैठ के ऑटोमेटिकली ग्रहण लगा रहे हैं बुध के ऊपर, तो सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि ये सौम्य ग्रह है। और राहु जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हैं, तो बुध तो ऐसे ग्रह हैं जो अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो उनका ही वो प्रतिबिंब बन जाते हैं, वो रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, वो वैसा ही स्वभाव देने लगेंगे जैसा वो क्रूर ग्रह का स्वभाव है। यहाँ पर बुध अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट, अपने नेचुरल बिहेवियर छोड़ देंगे, छूट जाएगा उनका। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी यहाँ पर आने वाली दशा अंतरदशा में, वो राहु का फल देने लग जाएंगे, सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म कर देंगे। अगर डिग्री में भी पास है वो, या और भी सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें देखिए अच्छे घर में ही बन रहा है ये योग, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट का बुध के ऊपर इतना असर है कि अच्छा योग बनने के बावजूद भी काम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, 50% बन के रह जा रहे हैं, काम बनते बनते रह जा रहे हैं, तो 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक अवस्था बनती है जिसमें योग, अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग भी बन रहे हैं तो वो फेल होने के कगार पे आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे राहु यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, और बुध यहाँ बैठे हैं, तो बुध के आगे एक मेलेफिक प्लैनेट, बुध के पीछे एक राहु मेलेफिक प्लैनेट, तो ऑटोमेटिकली बुध को उन्होंने ग्रसित कर दिया। उनके आगे भी एक क्रूर ग्रह, उनके पीछे भी क्रूर ग्रह, प्लस
इस घर पे उन्होंने दोष बांध दिया, सूर्य ने भी और राहु ने भी। तो प्रोफेशन की दिक्कत, जॉब की दिक्कत, बुध से संबंधित चीज़ों में दिक्कत बनी रहेगी लाइफ लॉन्ग, जब तक कि उसका हल नहीं निकाला जाएगा। तो यही एक कंडीशन बनती है जिसकी वजह से मेलेफिक प्लैनेट भी बेनिफिक प्लैनेट को ग्रसित कर देते हैं, जिसकी वजह से योग होने के बावजूद भी काम नहीं बनते। अब अगली अवस्था में आपको बता देता हूँ, जो कि कम्बशन की अवस्था है, या जिसे कहेंगे अस्त अवस्था है। अस्त अवस्था कैसे होती है? ये अस्त की अवस्था जनरली सूर्य से होती है, क्योंकि सूर्य ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई भी ग्रह उनके डिग्री के अंदर आ जाए तो वो अस्त कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे इन ग्रहों की क्षमता जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, या ना के बराबर हो जाती है। अब आप आपकी कोई भी लग्न की चार्ट हो सकता है, कोई भी बर्थ चार्ट हो सकती है। अब आप उसमें देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं, सूर्य के आसपास कौन सा ग्रह बैठा है, उसी राशि में या अगली या पिछली राशि में, और सूर्य की डिग्री आप देखिए और उस ग्रह की डिग्री आप देखिए। अगर सूर्य और उस ग्रह की डिग्री में ज़्यादा फर्क नहीं है तो समझ लीजिए सूर्य से वो ग्रह अस्त हो चुका है। जैसे अगर सूर्य के पास शनि बैठे हैं तो 15 डिग्री तक सूर्य के अगर वो पास आ जाएं तो वो अस्त हो जाते हैं। वहीं अगर मंगल 17 डिग्री के पास में आ गए सूर्य के तो वो भी अस्त हो जाते हैं। राहु केतु पे अस्त लगेगा नहीं। बृहस्पति के पास अगर सूर्य 11 डिग्री तक आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाएंगे। शुक्र के पास अगर 9 डिग्री तक सूर्य आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाएंगे, शुक्र अस्त हो जाएंगे। बुध के पास अगर सूर्य 13 डिग्री के अंतराल पर बैठे हैं तो बुध अस्त हो जाएंगे। चंद्रमा के 12 डिग्री के आसपास बैठे हैं तो चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो इससे होता क्या है, जिस भी ग्रह की अपनी क्षमता है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि अच्छा योग बना रहे हैं या गुरु अच्छा योग बना रहे हैं या शुक्र, कोई भी ग्रह जो कि सूर्य के आसपास बैठ गया है, वो अच्छा अगर योग बना रहा है, अच्छा पोजीशन सिचुएशन बना रहा है, लेकिन वो सूर्य के पास में बैठा है इतने डिग्री के अंतर में, तो सूर्य उसकी क्षमता ही ख़त्म कर देंगे, जिससे ये ग्रह अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए सूर्य 4th हाउस में बैठे हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं, और उन्हीं के पास, हालांकि सूर्य के आसपास शुक्र और बुध ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यही तीनों ऐसे ग्रह हैं जो कि एक राशि पे लगभग महीना, सवा महीना, 1.5 महीने के आसपास रहते हैं। तो इन तीनों ग्रहों की आपस में या आसपास रहने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे तो कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन सूर्य मान लीजिए कि 5 डिग्री पे बैठे हैं और वहीं बुध उनके 13 डिग्री के अंदर, मतलब 10 डिग्री पे बैठे हैं, तो 5 डिग्री का ही फासला हुआ। मैंने यहाँ 13 बताया तो 13 से कम हो गया। 5 डिग्री के फासले पे सूर्य और बुध बैठे हैं, तो यहाँ बुध को ऑटोमेटिकली उन्होंने वीक कर दिया, तो बुध यहाँ पर अस्त हो गए। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध के पास अच्छे घर हैं और वो अच्छा योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर योग 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे बुध, या वो बहुत ही कम क्षमता देंगे। ऐसे तो बुध आदित्य योग बन जाता है, इसमें बोलने की कला 4 चांद लग जाती है इंसान के जीवन में। बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, उसको लोग सुनते हैं, लेकिन बुध से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें बहुत कमी आ जाती है, या उसको 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है इस कुंडली के हिसाब से, इस योग के हिसाब से। तो ये भी एक अवस्था है मैंने जो बताई, कम्बशन अस्त, जिसमें अच्छे योग बनने के बावजूद भी काम नहीं बनता है या बनते बनते रह जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि राहु और केतु सूर्य से अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी राशि नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि राहु और केतु में इतनी क्षमता है कि वो सूर्य या चंद्रमा, उनको भी वो ग्रसित कर सकते हैं या ग्रहण लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए राहु आपके लग्न में बैठे हैं, यहीं पर सूर्य या चंद्रमा बैठे हैं या केतु बैठे हैं, और राहु और चंद्रमा बैठे हैं और डिग्री वाइज बहुत पास हैं दोनों, तो राहु ऑटोमेटिकली यहाँ पर, सूर्य क्या है, कॉन्फिडेंस, तेज, आपके चेहरे पे चमक, बोलने का तरीका, आपका एटीट्यूड, उसमें कमी ला देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ ग्रहण लगा दिया चंद्रमा पे भी या सूर्य पे भी, तो उन्होंने ग्रसित कर दिया सूर्य को। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कुछ करने से पहले लो हो जाएगा।
यहीं राहु साथ चंद्रमा बैठ जाए तो मन है, मन भटकेगा इतना, आप 50 बार सोचेंगे कि ये चीज़ करूं कि ना करूं, जो कि आपके बेनिफिट के लिए भी होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, या करने से पहले बहुत पुश करना पड़ेगा आपको। तो ये क्षमता है राहु केतु की। जब वो सूर्य के साथ बैठते हैं तो ग्रहण लगा सकते हैं, सूर्य को भी या चंद्रमा को भी ग्रसित कर सकते हैं, जिसे अमावस दोष भी कहा जाता है। तो ये भी एक अवस्था है जो कि इसी का ही पार्ट है। अब अगला अवस्था मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि है भाव संधि की अवस्था, जिसमें कोई भी ग्रह, सब ग्रहों की अपनी एक डिग्री होती है। आपकी कुंडली में हर एक ग्रह की डिग्री मेंशन होती है नीचे। अगर वो ग्रह आप देखें कि कोई भी ग्रह 0 से 14 डिग्री तक है तो समझ लीजिए वो अच्छी अवस्था में है। एक मोटे तौर पे कोई भी ग्रह 14 डिग्री से 18 डिग्री की अवस्था में है तो बहुत ही उत्तम अवस्था में है, वो बहुत ही स्ट्रेंथ है उसके पास। जहाँ कोई भी ग्रह जब 18 डिग्री से 29 डिग्री तक आता है, ये वृद्ध की अवस्था हो जाती है कि वो अब उसका स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। और कोई ग्रह जब 0 या 29 की अवस्था में डिग्री पे होता है तो वो एकदम नील माना जाता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसे कहते हैं भाव संधि। कोई भी ग्रह आपके जब 0 या 29 डिग्री पे होता है, या तो ये या तो ये, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 29, 28, 30 डिग्री पे, हर ग्रह 30 डिग्री तक चलता है एक राशि में। तो इन डिग्रियों पे भी अगर बैठा है तो भाव संधि की अवस्था हो गई। इसमें भी अगर योग बना के भी बैठा है कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए इसी घर में आपके शुक्र बैठे हैं जो कि बहुत ही उत्तम घर है, लेकिन वो 29 डिग्री पे बैठे हैं, तो ये योग भाव संध्या का अवस्था हो गई, भाव संधि की अवस्था हो गई, जिसमें शुक्र के पास बल लगभग खत्म हो गया। तो वो अपनी 100% पावर और जो उनको यहाँ फल देना चाहिए वो देने में बहुत ही असमर्थ हैं वो। अब उनके पास स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, क्योंकि अब वो दूसरे घर की तरफ जाने के लिए वो 29 डिग्री पे आए थे। अब वो इस घर का फल देना शुरू कर देंगे जो कि खराब घर है। तो ये है भाव संधि की अवस्था, जिसमें अच्छे अच्छे योग भी काम बनते बनते रह जाते हैं। कुंडली में अगली अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्रहों का बल देखा जाता है। वो 6 तरह की, छठ बल जैसे कहते हैं, 6 तरह के बल ऐसे होते हैं ग्रहों के पास जिससे उस ग्रह की स्ट्रेंथ देखी जाती है। 6 तरह के कौन से बल होते हैं मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको बहुत ही वो लेंथी टॉपिक है और उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिलहाल कि मैं उसमें 6 तरह के बल बता देता हूँ, जिसमें स्थान बल, दिग्बल बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृग बल, चेष्टा बल होते हैं। 6 तरह के ऐसे बल हैं, उनकी अवस्था भी देखी जाती है। अगर उन बलों में भी कमी, किसी बल में भी कमी होती है किसी भी ग्रह की, तो भी आपके योग बहुत ही वीक हो जाते हैं या आपके काम जल्दी नहीं बनते हैं।